हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास टेंथ का आपको डिस्कस करेंगे सामाजिक विज्ञान, जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका हम वीडियो लेकर आ गए हैं। इसमें जो आपका 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले भी यदि वीडियो आप देखना चाहते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, मैथ, साइंस, सोशल साइंस का, तो प्लेलिस्ट बना है, आप जाकर देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो बना है, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए आज के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मध्यवर्ती वस्तु क्या है, एक उदाहरण देकर जरा समझाइए। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है? तो मध्यवर्ती वस्तु वे उत्पादित वस्तुएं होती है जिनका प्रयोग जो है उत्पादक क्या करता है, कच्चा माल के रूप में उत्पादन का प्रोसेस में करता है। समझ लीजिए, मध्यवर्ती वस्तु वे वस्तु उत्पादित वस्तु होता है जिनका प्रयोग उत्पादन प्रक्रिया के दौरान, उत्पादन करने के दौरान कच्चा माल के रूप में प्रयोग करते हैं अथवा उन्हें फिर से बेचने के लिए खरीदा जाता है। ठीक है, अथवा उसे फिर से बेचने के लिए खरीदा जाता है। उदाहरण के लिए सोफ़ा सेट बनाने के लिए एक बढ़ई लकड़ी, फोम, कपड़ा, स्प्रिंग आदि का प्रयोग करता है। तो ये उसके लिए क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। अब क्या होगा, वे सभी वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तु कहलाता है, क्योंकि देखिए एक सोफ़ा सेट बनाने के लिए उसको क्या चाहिए, लकड़ी भी चाहिए, फोम भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, स्प्रिंग भी चाहिए। वो खरीदता है लेकिन फिर इसको क्या करेगा, मिला के अच्छा से उसको फिर बेच देगा। तो ये उसके लिए क्या कहला जाएगा, सोफ़ा सेट के लिए ये सब चीज़ जो खरीदेगा वो मध्यवर्ती वस्तु कहला जाएगा। अब देखिए फाइनल गुड्स किसको बोलते हैं। देखिए अंतिम वस्तु वे वस्तुएं होते हैं जिनका प्रयोग अंतिम उपभोग अथवा पूंजी निर्माण में होता है। जो अंतिम उपभोग, इन्हें फिर से बेचा नहीं आता है, डायरेक्ट जो बिक गया तो बिक गया। संक्षेप में अंतिम वस्तुएं उत्पादन की सीमा रेखा पर पार कर चुकी होती है तथा उपभोक्ता के प्रयोग के लिए तैयार हो जाते हैं। भैया टोटल कंप्लीट बन चुका, उपभोक्ता उसका प्रयोग कर सकता है। जैसे कपड़ा, एयर कंडीशनर, ये सब क्या है, डायरेक्ट हम बाजार से जाते हैं, खरीद के लाते हैं, उसका प्रयोग करना स्टार्ट। रेफ्रिजरेटर, ये सब क्या अंतिम वस्तु है, डायरेक्ट इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए भारत में सकल घरेलू उत्पाद, जिसको जीडीपी के लिए आंकड़ों को एकत्र करने के लिए दायित्व किस पर है? तो भारत में जीडीपी मापन जैसा कठिन कार्य केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं की कुल संख्या और उनके मूल्य से संबंधित सूचनाएं एकत्र करता है, जिसको हम लोग जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। आगे देखिए बुनियादी सेवाएं क्या है। तो किसी भी देश में यदि कोई देश है उसका कुछ ना कुछ तो बुनियादी सेवा, अनेक सेवा हो, जैसे अस्पताल चाहिए, भैया ये बुनियादी सेवा है। शैक्षिक संस्था चाहिए, और यहाँ क्या चाहिए, डाक चाहिए, तार सेवा चाहिए, थाना चाहिए, कचहरी चाहिए, ग्रामीण चाहिए, प्रशासनिक कार्यालय चाहिए, नगर निगम चाहिए, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा इत्यादि। ये सब का ज़रूरत है। ये सब बिना ये सब का आपको नहीं हो सकता है। तो आपको इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बुनियादी सेवाएं बोलते हैं। ये सब सेवा चाहिए ही चाहिए देश में। आगे देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी किसको बोलते हैं। तो ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें एक प्रक्रिया में आवश्यकता से अधिक श्रमिक काम करते हैं। यदि जितना लोग को ज़रूरत है उससे अधिक लोग काम कर रहा है तो इसमें प्रत्येक व्यक्ति कुछ काम कर रहा है परंतु किसी को भी पूर्ण रोजगार नहीं प्राप्त होता। उदाहरण के लिए 1 हेक्टेयर भूमि को जोतने के लिए 10 मजदूर की ज़रूरत है। कितना मजदूर की ज़रूरत है, 10 मजदूर की ज़रूरत है, परंतु 10 की अपेक्षा 15 मजदूर काम कर रहे हैं। तो इस परिस्थिति में 5 मजदूर क्या हो जाएगा, छिपे हुए बेरोजगार हो जाएगा। ऐसी अवस्था में यदि अतिरिक्त मजदूर को हटा भी दिया जाए तो उत्पादन प्रभावित नहीं होता है। मान लीजिए 10 आदमी जो है, 10 आदमी भी कितना 50 केजी ही प्रोडक्शन कर पा रहा है। 15 आदमी यदि हम रख दे रहे हैं फिर भी 50 केजी ही प्रोडक्शन कर पा रहा है। तो 5 आदमी एक्स्ट्रा तो रख दिए लेकिन उससे क्या हमको कोई बेनिफिट हो रहा है? 5 आदमी हटा भी देंगे फिर भी प्रोडक्शन उतना ही हो रहा है। तो इसका मतलब 5 आदमी प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाएगा। आगे देखते हैं संगठित क्षेत्र क्या है। तो संगठित क्षेत्र वे उद्यम व कार्यस्थल आते हैं जहाँ रोजगार की अवधि नियमित होता है। भाई रोजगार फिक्स होता है, इसलिए लोगों के पास सुनिश्चित काम करना होता है। वे क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। भैया सरकार द्वारा लाइसेंस रहता है और उन्हें सरकारी नियमों एवं विनियमों का पालन भी करना पड़ता है। इन नियमों को विनियमों का अनेक विधि है, जैसे कारखाना हो गया अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवानुदान अधिनियम इत्यादि में उल्लेख किया गया है।
आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, असंगठित क्षेत्र क्या होता है। ये वे क्षेत्र होता है जो सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होता है, प्राइवेट होता है। ये छोटी छोटी और बिखरी इकाइयों को अधिकांश सरकारी नियंत्रण से बाहर होती है, सरकारी कंट्रोल कोई नहीं होता है। ये निर्मित होती है, इस क्षेत्र के नियम और विनियम होते हैं परंतु इसका कोई अनुपालन नहीं होता है। आगे देखिए प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि क्या है, तो याद रखिएगा प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि वे सभी व्यवसाय सम्मिलित होते हैं जो कि मनुष्य के प्राकृतिक पर्यावरण से जो है, जैसे शिकार हो गया, मत्स्य पालन हो गया, डेयरी हो गया, कृषि हो गया, खनन हो गया, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको कृषि क्षेत्र भी बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो पशुपालन अथवा डेयरी प्राथमिक क्षेत्र के एक गतिविधि है। इस गतिविधि में किसान पशुओं की जैविक प्रक्रिया एवं चारा आदि की उपलब्धता पर निर्भर होता है। इसका उत्पादन दूध भी एक प्राकृतिक उत्पाद है। प्राथमिक क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि अन्य सब गतिविधियों के आधार पर बनाती है। आगे देखते हैं द्वितीय क्षेत्र समझ लीजिए, ये भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट। द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि क्या होता है, तो प्राथमिक उत्पादों को विनिर्माण, मतलब भैया इंडस्ट्री हो गया, इसके द्वारा प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है, उद्योग के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। यह प्राथमिक क्षेत्र का अगला कदम है। पहला क्या है, प्राथमिक क्षेत्र, और दूसरा क्या है, द्वितीय क्षेत्र है। समझ में आ गया। कपास से कपड़ा, गन्ने से चीनी और लौह अयस्क से इस्पात बनाना, इस गतिविधि में कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है। जैसे मान लीजिए ये सब क्या द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि, क्योंकि तैयार माल सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होता है वरना उसे बनाना पड़ता है, इसलिए विनिर्माण की कोई प्रक्रिया आवश्यक है। आइए हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कपड़े का एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कपास का उत्पादन क्या प्राकृतिक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्राथमिक उत्पाद हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। परंतु इसका सीधा उपयोग हम लोग क्या कपास से पहन लेंगे, क्या नहीं कर सकते हैं। कपास का प्रयोग रूप में परिवर्तित करने के लिए विनिर्माण की ज़रूरत पड़ती है। यह प्रक्रिया किसी कारखाने या घर के सामान्य उपकरणों से की जाती है। अब देखिए तृतीय क्षेत्र क्या है, तो तृतीय क्षेत्र समझते हैं। बोल रहा है तृतीय क्षेत्र की गतिविधि सभी सेवाओं वाले व्यवसाय सम्मिलित होती है, जैसे परिवहन, संचार, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रबंधन तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल हो रहा है। मतलब तृतीय क्षेत्र बोल रहा है हम कोई भैया कोई उत्पादन नहीं करते हैं, हम प्राथमिक क्षेत्र का द्वितीय क्षेत्र को हम लोग सिर्फ सेवा देते हैं। ये गतिविधि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को विकास में मदद करता है। किसमें करता है भैया जी, विकास में मदद करता है। ये गतिविधि स्वतः वस्तुओं को उत्पादन नहीं करता बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करता है, मदद करता है, इसलिए इन्हें सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। मान लीजिए हम गेहूं का उत्पादन किए, तो गेहूं हमारा क्या हो गया प्राथमिक क्षेत्र। इसको उद्योग के द्वारा हम बिस्कुट बना दिए, तो भैया बिस्कुट बना दिए तो सब बिस्कुट को खुद ही खा लेंगे क्या, तो इसके लिए क्या चाहिए, मार्केट में हमको बेचना पड़ेगा। बेचने के लिए हमको क्या तृतीय क्षेत्र का हेल्प लेना होगा, ट्रांसपोर्टिंग की जरूरत पड़ेगा। आगे देखते हैं कुछ लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ता शोषण क्या है, ये विभिन्न तरीके कौन कौन से जिसके द्वारा उपभोक्ता का शोषण होता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें उत्पादक द्वारा उपभोक्ता का शोषण होता है। सबसे पहले अधिक मूल्य, सब बाजार में क्या होता है, कुछ वस्तुएं अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी के बिना होता है। ऐसी स्थिति में व्यापारी बाजार से प्रचलित मूल्य से अधिक मूल्य लेता है, तो इससे भी क्या होता है, जनता उपभोक्ता का शोषण करता है ताकि उपभोक्ता उसके बारे में जानकारी नहीं है तो अधिक मूल्य लेता है। दूसरा कम तोलना कम मापना, ये भी होता है। अपनी चालाकी से कुछ व्यापारी क्या करता है, इतना नीचे गिर जाता है कि कम तोल के माप के उपभोक्ताओं को धोखा दे देता है, ये भी शोषण हो रहा है। तीसरा घटिया सामान दे, कुछ व्यापारी अपने विक्रेता उपभोक्ताओं को घटिया सामान बेच देते हैं और आजकल बाजार नकली उत्पादों से भरा पड़ा है। चौथा पॉइंट क्या बोला, मिलावटी और अशुद्ध उत्पाद। अधिक लाभ कमाने के लिए महंगे खाद्य पदार्थों में घी, तेल और मसालों में मिलावट की जाती है। इससे उपभोक्ताओं को बहुत अधिक आर्थिक और स्वास्थ्य का भी नुकसान होता है। अपने मिलावटी शराब पीकर लोगों के मरने के भी बारे में सुने होंगे। आगे देखिए क्या बोला है, ये हमारा क्या लास्ट क्वेश्चन है ना। बोल रहा है देखिए भारत में उपभोक्ता संगठनों को प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है। या तो हम लोग बोल सकते हैं भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन किन कारणों से हुआ, इसका विकास के बारे में बताइए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम में। भारत में सामाजिक बल के रूप में उपभोक्ता आंदोलन का जन्म अनैतिक और अनुचित व्यवसाय कार्यों को उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता के साथ हुआ। अतिरिक्त खाद कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी, खाद्य पदार्थों व खाद्य तेल में मिलावट की वजह से 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय किया गया है। 1970 के दशक में उपभोक्ता संस्थाएं वृहद स्तर पर उपभोक्ता अधिकार से संबंधित आलेखों में लेखन व प्रदर्शनी के आयोजन का कार्य करने लगी थी।
उन्होंने सड़क यात्री परिवहन में अत्यधिक भीड़-भाड़ और राशन दुकानों में होने वाली अनुचित कार्यों पर नज़र रखने के लिए उपभोक्ता दल बनाया। आगे देखिए क्या बोल रहा है। हाल में भारत में उपभोक्ता दलों की संख्या में भारी वृद्धि हुई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि निजी व्यापारी और उपभोक्ताओं द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण के अनेक मामले सामने आए। विभिन्न उपभोक्ता दलों की प्रक्रियाओं को भारत सरकार को उपभोक्ता संरक्षण सुरक्षा अधिनियम 1986 पारित किया गया है और मजबूर किया गया और कोपरा इसका नाम से प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1986 में पारित हुआ था। इसका जो नाम अभी रखा है वो कोपरा रखा है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।